दिसंबर की वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। पहाड़ों पर बर्फ गिरनी चाहिए थी, सफेद रुई जैसी बर्फ जो खामोशी से दुनिया को ढक लेती है। लेकिन उस रात प्रकृति का मिजाज कुछ और ही था। कुदरत अपने नियम भूल चुकी थी, या शायद वो हमें कोई सजा देना चाहती थी। नीलगढ़ गांव में ठंड इतनी थी कि हवा भी जम जाए, लेकिन आसमान से बर्फ नहीं, पानी बरस रहा था। ठंड में बारिश, ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं था, ये मौत का बुलावा था। क्योंकि जब हड्डियां गलाने वाली ठंड में भीगा हुआ बदन कांपता है, तो इंसान ठंड से नहीं लड़ता, वो अपनी बुझती हुई सांसों से लड़ता है। गांव के चौराहे पर दीनानाथ की चाय की दुकान ही एक ऐसी जगह थी जहां अभी भी थोड़ी गर्माहट बची थी। केतली में चाय उबल रही थी और भाप ऊपर उठ रही थी। गांव के कुछ लोग वहां सिकुड़े हुए बैठे थे। दीनानाथ कांपते हाथों से चाय छानते हुए कहता है, ऐसी ठंड मैंने अपने 60 साल की उम्र में नहीं देखी। ऊपर से ये मुई बारिश, लगता है इंद्रदेव रास्ता भटक गए। काका, रेडियो पर कह रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आया है, निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। बाढ़? अरे रघु, बाढ़ तो तब आएगी जब हम बचेंगे। ये पानी नहीं है बेटा, ये तेजाब है। इस ठंड में अगर कोई भी गया तो वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, क्योंकि गीले कपड़े और बर्फीली हवा ये यमराज का सबसे पसंदीदा हथियार है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सब अपने घरों में जाओ और आग जलाकर बैठो। लेकिन दीनानाथ, मेरे मवेशी बाहर बंधे हुए हैं, छप्पर पुराना है। अगर बारिश तेज हुई तो वो बेचारे ठंड से अकड़ जाएंगे। जान है तो जहान है सुमेश भाई, जानवरों को अंदर ले लो, चाहे घर में भी क्यों ना बांधना पड़े। इसीलिए मत सोचो कि घर गंदा होगा, क्योंकि आज रात सफाई नहीं, जान बचाना जरूरी है। लो, बिजली भी चली गई, अब तो सिर्फ अंधेरा और ये बारिश है। गांव के छोटे से सरकारी अस्पताल में डॉक्टर समीर मोमबत्ती की रोशनी में कुछ फाइलों को देख रहे थे। समीर शहर से आया नया डॉक्टर था। उसे पहाड़ बहुत पसंद थे, लेकिन आज उसे पहाड़ों का क्रूर चेहरा दिखाई दे रहा था। कौन है? अंदर आ जाओ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी, उसे बहुत तेज बुखार है, वो कांप रही है, रूह रुक नहीं रही। जल्दी लेटाओ उसे यहाँ, ये हाइपोथर्मिया की शुरुआत हो सकती है। डॉक्टर समीर ने बच्ची की नब्ज देखी, ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, इतनी तेज कि ऐसा लग रहा था कि आसमान ही फट पड़ा हो। इसके कपड़े बदलो तुरंत और इसे कंबलों में लपेटो। सुनो भाई, इसे ठंड नहीं लगी है, इसे इस नमी ने जकड़ लिया है, क्योंकि ठंड उतनी जानलेवा नहीं होती जितनी ये गीली ठंड होती है। हवा जब पानी के साथ मिलती है तो वो शरीर की गर्मी को निचोड़ लेती है। इसीलिए हमें इसे गर्मी देनी होगी, वरना इसका दिल धड़कना बंद कर देगा। बचा लीजिए प्लीज, प्लीज साहब, घर की छत टपक रही है, लकड़ियां गीली हो गई है, आग नहीं जल रही, पूरा गांव पानी पानी हो गया है। अगर लकड़ियां गीली है तो पूरा गांव खतरे में है, बिना आग के ये रात काटना नामुमकिन है। बारिश अब कहर बन चुकी थी। पहाड़ की मिट्टी जो कल सख्त थी, वो दलदल बन रही थी। गांव के निचले हिस्से में पानी भरने लगा था। सरपंच जी ने ऐलान करवा दिया था कि जिनके घर कच्चे हैं वे सब पक्के स्कूल में आ जाए। स्कूल के हॉल में अब 50-60 लोग जमा थे। सन्नाटा ऐसा था कि बच्चों के रोने की आवाज भी गूंज रही थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी ऊष्मा। भाइयों, हमारे पास खाने का इंतजाम है, लेकिन आग का नहीं। सारी लकड़ियां बाहर भीग चुकी है। अगर हमने अगले 1 घंटे में आग नहीं जलाई तो ये हॉल बर्फ का ताबूत बन जाएगा। तो हम क्या करें? स्कूल के डेस्क और बेंच जला दें? हाँ, क्योंकि शिक्षा जरूरी है, लेकिन जीवन उससे भी ज्यादा सत्य है। किताबें फिर खरीदी जा सकती है, बेंच फिर बन सकती है,
लेकिन अगर आज रात ये बच्चे ठिठुर कर मर गए तो कल स्कूल में पढ़ने कौन आएगा? इसीलिए तोड़ दो इन बेंचों को। ये फैसला लेना आसान नहीं था, विद्या के मंदिरों में उसी के फर्नीचर को जलाना, लेकिन मजबूरी इंसान से उसके उसूल छीन लेती है। रघु और बाकी नौजवानों ने कुल्हाड़ी उठाई। बेंच टूटने की आवाजें बारिश के शोर में मिल गई। कुछ ही देर में हॉल के बीचों बीच एक अलाव जल उठा। पीली लपटें ऊपर उठी। लोगों के चेहरों पर थोड़ी राहत दिखाई दी। वे आग के करीब ऐसे सिमट गए जैसे वो आग नहीं भगवान हो। रात गहरी हो रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक ऐसी आवाज आई जिसने सबके दिलों की धड़कन रोक दी। गड़गड़ाहट, जैसे कोई दैत्य पहाड़ के नीचे उतर रहा हो। ये क्या था? पहाड़ खिसक रहा है। नदी का रास्ता बंद हो गया है। पानी गांव की तरफ मुड़ रहा है। प्रकृति ने अपना दूसरा पत्ता चला दिया था। लैंडस्लाइड की वजह से नदी का बहाव रुक गया और अब वो बर्फीला पानी जो पहले सिर्फ आसमान से गिर रहा था, अब जमीन पर सैलाब बनकर दौड़ रहा था। वो पानी मौत बनकर उन घरों की तरफ बढ़ रहा था जो अभी तक बचे हुए थे। हमें निकलना होगा। निचले मोहल्ले में काकी रहती है। वो अकेली है। वो चल नहीं सकती। पागल हो गए हो क्या डॉक्टर? बाहर घुटनों तक कीचड़ और बर्फ जैसा पानी है। तुम जम जाओगे। अगर मैं नहीं गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं डॉक्टर हूँ। मेरा काम जान बचाना है, सिर्फ दवाइयाँ देना नहीं, क्योंकि दवाई बीमारी को मारती है लेकिन हौसला मौत को हराता है। इसीलिए मुझे जाना होगा। मैं भी चलूंगा डॉक्टर साहब। अकेले जाना खुदकुशी होगी। डॉक्टर समीर और रघु ने रस्सियां ली, टॉर्च पकड़ी और उस तूफानी रात में बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने हॉल के बाहर कदम रखा, हवा ने उन्हें थप्पड़ मारा। बारिश की बूंदें गोलियां बनकर चुभ रही थी। पानी उनके जूतों में घुस गया और पंजों ने महसूस करना बंद कर दिया। डॉक्टर साहब, हाथ पकड़ कर रखिए, बहाव बहुत तेज है। काकी का घर वो सामने है। देखो, वहाँ दिया जल रहा है। वो दोनों कीचड़ से जूझते हुए आगे बढ़े। हर कदम पर ऐसा लगता था कि जमीन उन्हें निगल लेगी। जब वे काकी के घर पहुंचे तो देखा कि पानी दरवाजे की चौखट तक आ चुका है। अंदर काकी खटिया पर बैठी राम नाम जप रही थी। तो तुम क्यों आए बेटा? मेरी उम्र हो गई है, मुझे बह जाने दो। नहीं काकी, उम्र पूरी होने पर जाना नियम है, लेकिन हार मानकर जाना कायरता है, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। रघु, काकी को अपनी पीठ पर उठाओ। वापसी का रास्ता और भी मुश्किल था। अब पानी कमर तक आ चुका था। ठंड उनके दिमाग को सुन्न कर रही थी। डॉक्टर समीर को चक्कर आ रहे थे। हाइपोथर्मिया अब उन पर असर कर रहा था। उनके पैर भारी हो गए थे। डॉक्टर साहब, हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ी दूर है। वो देखिए, स्कूल की रोशनी। रघु, मुझे नींद आ रही है, बहुत प्यारी नींद। नहीं डॉक्टर साहब, सोइए मत। अगर आप यहाँ सोए तो कभी नहीं उठेंगे। गालियाँ दीजिए, चिल्लाइए, लेकिन आंखें खुली रखिए, इसीलिए कि ये नींद मौत की है, आराम की नहीं। वो रात सदियों जितनी लंबी थी, लेकिन हर काली रात के बाद सुबह होती है। सुबह के 5 बजते बजते बारिश की बूंदें हल्की पड़ गई। हवा अब भी सर्द थी, लेकिन आसमान का गुस्सा शांत हो चुका था। स्कूल के हॉल में सन्नाटा था। सब सो रहे थे। आग बुझ चुकी थी, बस राख गर्म थी। डॉक्टर समीर एक कोने में कंबलों में लिपटे हुए थे। रघु उनके पास बैठा, उनके हाथ रगड़ रहा था। डॉक्टर समीर ने धीरे से आंखें खोली। आप जीत गए डॉक्टर साहब, यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। हम नहीं जीते रघु, इंसानियत जीती है। अगर तुम मुझे नहीं जगाते तो मैं सो गया होता। दरवाजा खुला। सूरज की पहली किरण अंदर नहीं आई, क्योंकि कोहरा बहुत था, लेकिन उजाला हो चुका था। लोग बाहर निकले। मंजर भयानक था। कई घर गिर चुके थे, पेड़ उखड़ गए थे, रास्ते गायब थे, कीचड़ और मलबे का ढेर था। दीनानाथ काका ने अपनी दुकान की टूटी हुई टीन देखी, लेकिन उनकी आंखों में दुख नहीं था। दुकान टूट गई, कोई बात नहीं,
हम सब जिंदा हैं, ये बड़ी बात है। कुदरत ने हमें तोड़ा जरूर, लेकिन बिखेर नहीं पाई, क्योंकि जब हम साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी आफत भी छोटी हो जाती है। सही कह रहे हो काका, ये ठंड और बारिश का कहर हमारे जिस्मों को गलाने आया था, लेकिन इसने हमारे रिश्तों को और मजबूत कर दिया। कल तक हम पड़ोसी थे, आज हम परिवार हैं। उस दिन के बाद नीलगढ़ गांव बदल गया। मलबे को हटाकर नए घर बनाए गए, लेकिन उस रात की यादें सबके दिलों में जम गई। वो बेंच की आग, वो बर्फीला पानी और वो एक दूसरे का हाथ थामना। कहते हैं ठंड में बारिश अभिशाप होती है, लेकिन कभी कभी विपत्ति ही वो कसौटी होती है जिस पर इंसानियत परखी जाती है। सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। एक हल्की धूप डॉक्टर समीर के चेहरे पर पड़ी। उन्होंने गहरी सांस ली। हवा ठंडी थी, लेकिन अब वो जानलेवा नहीं लग रही थी। डॉक्टर समीर डायरी में लिखते हुए, जिंदगी तूफान के गुजर जाने का इंतजार करना नहीं है। जिंदगी बारिश में भीगते हुए भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। इसीलिए मैं इस गांव में रुक गया, क्योंकि शहरों में मकान पक्के होते हैं, पर यहाँ के लोग पक्के हैं। तूफान अब थम चुका था, लेकिन अपने पीछे वो जो निशान छोड़ गया था वो किसी घाव से कम नहीं थे। सूरज निकल आया था, मगर उसकी धूप में गर्मी नहीं थी, सिर्फ एक फीकापन था। पूरा नीलगढ़ गांव कीचड़ के एक समुद्र में बदल चुका था। मरे हुए मवेशी पानी में तैर रहे थे। पेड़ ऐसे गिरे पड़े थे जैसे युद्ध के मैदान में सिपाही। लोग स्कूल के हॉल से बाहर निकले तो अपने ही घरों को पहचान नहीं पाए। दीवारें गिर चुकी थी। वो अनाज जो साल भर की मेहनत थी, वो गीली मिट्टी में मिल चुका था। सब खत्म, न घर बचा न फसल। अब हम खाएंगे क्या और बच्चों को खिलाएंगे क्या? ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाई थी, ये कंगाली लाई थी। हिम्मत रखो सुमेश, अनाज सड़ गया है, मगर जमीन तो है, हम फिर उगा लेंगे, क्योंकि किसान का धर्म रोना नहीं बोना है। अगर हम आज टूट गए तो कल ये मिट्टी बंजर हो जाएगी। दीनानाथ हिम्मत बंधा रहे थे, लेकिन वो भी जानते थे कि हकीकत भयानक है। रास्ते बंद हो चुके थे। पहाड़ गिरने से शहर जाने वाला पुल टूट चुका था। नीलगढ़ अब दुनिया से कट चुका था। ना कोई आ सकता था, ना कोई जा सकता था, और सबसे बड़ा डर अब सामने खड़ा था, दूषित पानी। 2 दिन बीत गए, मदद का कोई नामो निशान नहीं था। जो पानी जमा हुआ था उसमें से बदबू आने लगी थी। ठंड अब भी बरकरार थी और गीले कपड़ों में लिपटे लोगों के शरीर जवाब देने लगे थे। अचानक स्कूल के कोने से एक बच्चे के जोर से खांसने की आवाज आई, फिर दूसरे की और फिर तीसरे की। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का बदन तवे जैसा जल रहा है, ये उल्टियाँ कर रहा है। हटो, मुझे देखने दो। तेज बुखार, पेट में मरोड़, ये सिर्फ ठंड नहीं, ये हैजा या टाइफाइड हो सकता है। गंदे पानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे पास दवाइयाँ तो खत्म होने वाली है। आपने कल ही कहा था कि एंटीबायोटिक सिर्फ 2 दिन की बची है। मैं जानता हूँ रघु, और अगर ये संक्रमण फैला तो इस हॉल में मौजूद हर दूसरा इंसान बीमार होगा। हमें साफ पानी चाहिए, इसीलिए सुनो सब लोग, कोई भी गंदा या गड्ढे का पानी नहीं पिएगा। हर बूंद को उबालना होगा, चाहे लकड़ी मिले या ना मिले, पानी उबलना चाहिए। अरे डॉक्टर, तुम शहर वाले बस नियम बनाते हो। लकड़ी गीली है, आग नहीं जलती, बच्चे प्यासे मर रहे हैं, हम क्या करें? पानी ना दे? ये सब इस स्कूल में आने का नतीजा है। देवता नाराज हो गए हैं। काका, देवता नाराज नहीं है, कीटाणु हमला कर रहे हैं। अगर आपने कच्चा पानी पिया तो आप प्यास से नहीं, हैजे से मरेंगे, क्योंकि अंधविश्वास से बीमारी नहीं होती, सावधानी से होती है। इसीलिए अगर जीना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। शाम होते ही 15 लोग बीमार पड़ चुके थे। दवाइयों का बक्सा खाली हो चुका था। डॉक्टर समीर हताश होकर खिड़की के पास खड़े थे। रघु उनके पास आता है। डॉक्टर साहब, रेडियो पर खबर आई है, सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो उतर नहीं पाए। सड़क खुलने में अभी 3 दिन और लगेंगे। 3 दिन? रघु, 3 दिन में यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। बच्चों को डिहाइड्रेशन हो रहा है। हमें ORS चाहिए, ड्रिप चाहिए। तो हम क्या करें? हमें शहर जाना होगा।
पैदल। लेकिन पुल टूट चुका है, नदी उफान पर है। उसे पार करना मौत को दावत देना है। मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठकर मरने से बेहतर है कोशिश करते हुए मरना। क्योंकि अगर हम दवाइयाँ नहीं लाए तो मेरी डिग्री और मेरी डॉक्टरी का कसम दोनों झूठे पड़ जाएंगे। मुझे 2 मजबूत लोग चाहिए। मैं चलूंगा और बिरजू भी चलेगा, उसे रस्सियां और पहाड़ों की समझ है। अगली सुबह अंधेरे में ही डॉक्टर समीर, रघु और बिरजू निकल पड़ते हैं। उनकी पीठ पर खाली बैग थे और हाथों में लाठियां। वे उस जगह पहुंचे जहां कभी पुल हुआ करता था। अब वहां सिर्फ उफनती हुई नदी थी जो किसी भूखे जानवर की तरह गरज रही थी। साहब, बहाव बहुत तेज है, तैर कर जाना नामुमकिन है। हमें तो पुराना तरीका अपनाना होगा, गराड़ी। लेकिन रस्सी पुरानी है, टूट सकती है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बिरजू, रस्सी फेंको। बिरजू ने एक पत्थर में रस्सी बांधी और पूरी ताकत से नदी के उस पार फेंका। रस्सी एक पेड़ की मजबूत डाल में उलझ गई। उन्होंने उसे कसकर खींचा। अब उस पतली सी रस्सी पर लटक कर उन्हें उफनती नदी पार करनी थी। नीचे मौत बह रही थी, ऊपर जिंदगी लटक रही थी। सबसे पहले रघु गया। उसके हाथ छिल गए, लेकिन वो पार पहुंच गया। फिर डॉक्टर समीर की बारी आई। वो आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। रस्सी हिली और डॉक्टर समीर का हाथ फिसल गया। डॉक्टर साहब, पकड़ के रखिए, छोड़ना मत। डॉक्टर समीर सिर्फ एक हाथ से लटके थे। नीचे बर्फीला पानी उनके पैरों को छू रहा था। ठंड से उंगलियां सुन्न हो रही थी। दिमाग कह रहा था छोड़ दो, आसान होगा। लेकिन दिल कह रहा था वो बीमार बच्चे, वो उम्मीदें। नहीं समीर, तुम ऐसे नहीं मर सकते। इसीलिए नहीं कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारे बैग में उन 50 लोगों की सांसें हैं। उन्होंने पूरी ताकत इकट्ठा की और दूसरा हाथ जमाया और इंच इंच करके आगे बढ़े। जब वो उस पार पहुंचे तो जमीन पर गिर पड़े। सांसें फूल रही थी, लेकिन वो जिंदा थे। वे शहर के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक दौड़े। वहां से दवाइयाँ, ग्लूकोज, साफ पानी और गोलियां भरी। वापसी का सफर और भी भारी था, क्योंकि अब बैग भरे हुए थे। लेकिन उनके कदमों में थकान नहीं, एक जुनून था। शाम तक वे गांव वापस लौटे। गांव वाले स्कूल के बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे, शायद किसी चमत्कार के इंतजार में थे। तभी सोमेश चिल्लाते हुए कहता है, वो देखो, वो वापस आ गए। डॉक्टर साहब वापस आ गए। डॉक्टर समीर, रघु और बिरजू कीचड़ में सने हुए किसी फरिश्ते की तरह लग रहे थे। उन्होंने आते ही काम शुरू किया। ड्रिप लगाई, दवाइयाँ बांटी। दीनानाथ काका ने तुरंत गर्म पानी का इंतजाम किया। अब किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने लकड़ी गीले होने का बहाना नहीं बनाया। सबने मिलकर अपने घरों के दरवाजे उखाड़कर आग जलाई ताकि पानी उबाल सके। 4 दिन बाद सेना का ट्रक गांव तक पहुंचा। रास्ता साफ हो चुका था, राशन, कपड़े और टेंट आ गए थे। लेकिन जब सेना के अधिकारी स्कूल में घुसे तो वो हैरान रह गए। मरीज स्थिर थे, सफाई थी और कोई अफरा तफरी नहीं थी। डॉक्टर समीर, हमें लगा था यहाँ स्थिति बहुत खराब होगी। आपने बिना संसाधनों के ये सब कैसे संभाला? संसाधन नहीं थे ऑफिसर, लेकिन संकल्प था। दवाइयाँ तो मैं कल लाया, लेकिन इन लोगों को जिंदा एक दूसरे के भरोसे नहीं रखा। उस शाम बारिश पूरी तरह थम चुकी थी। आसमान साफ नीला था। रघु और डॉक्टर समीर स्कूल की छत पर बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। डॉक्टर साहब, आपको शहर वापस जाना होगा ना? अब तो रास्ते खुल गए हैं। शहर जहां लोग लिफ्ट में भी एक दूसरे से बात नहीं करते? नहीं रघु, मैंने यहाँ जो देखा है वो ठंड में बारिश का कहर जरूर था, लेकिन उस कहर ने मुझे इंसानियत की गर्मी महसूस कराई। मैं यहीं रहूंगा। हमें एक नया अस्पताल बनाना है ना? मजबूत वाला, जो तूफानों में हिले नहीं। क्योंकि अब हम जान गए हैं कि नींव पत्थरों से नहीं, इरादों से बनती है। सर्द हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो डराती नहीं थी। नीलगढ़ ने जान लिया था कि सबसे काली रात के बाद ही सबसे चमकीला सवेरा होता है। कहते हैं मुसीबतों में कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। नीलगढ़ निखर चुका था। उस रात की बारिश ने सब कुछ धो दिया था, डर भी और दूरियां भी। बस रह गई थी तो एक अटूट हिम्मत और एक साथ।